हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। स्वागत है आप सबका आपके लर्निंग प्लेटफॉर्म गुप्ता क्लासेस में। चलिए भाई, हम लोग हिंदी के कुछ क्वेश्चन वगैरह देख लेते हैं। और ये क्वेश्चन ज्यादातर आपके एसआई का एग्जाम हो गया, आपका पुलिस का हो गया, आपके यूपी से रिलेटेड जो भी एग्जाम है, आपका जीडी का है, लेखपाल का है, वीडियो का है, या फिर टेट का है, जितने भी आपके एग्जाम है उन सभी में ये क्वेश्चन आपके लिए काम आएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, देख लेते हैं। पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है? पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास? तो भाई अव्ययभाव समास क्या होता है? जो उपसर्ग जुड़ के बना होता है। तो इसमें पथ भ्रष्ट में तो कोई उपसर्ग है ही नहीं हमारा, इसलिए इससे हम एलिमिनेट कर देते हैं। द्वंद्व क्या होता है? द्वंद्व वो होता है जो विपरीत शब्दों के बीच आए, या फिर संबंध बताने वाले शब्दों के बीच आए, या फिर जहां पे कोई भी जिन दो लोगों के बीच लड़ाई झगड़ा हो वहां पे आए। तो यहाँ कोई ऐसा तो है नहीं, तो इसे भी हम हटा देते हैं। तत्पुरुष समास को देख लेते हैं। भाई पथ भ्रष्ट का अर्थ क्या होता है? पथ से भ्रष्ट, भ्रष्ट मतलब कि भटका हुआ, भ्रष्ट मतलब कि भटका हुआ। तो जो भी व्यक्ति अपने पथ से अलग हो चुका, पथ मतलब रास्ते से भटक चुका, वो उसे कहा जाता है पथ भ्रष्ट। तो इसमें हमारा होगा तत्पुरुष समास। ठीक है, आप लोगों ने ये तो सुने ही होंगे। कारक हमारे कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से, इस तरीके के। ठीक है, तो ये हमारे तत्पुरुष समास के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं 6 प्रकार। 6 प्रकार कारक के आधार पे तत्पुरुष समास हमारे 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया है? पथ से भ्रष्ट, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने रास्ते से अलग हो गया। अलग होना बताया है, तो हमेशा याद रखना अलग होना आता है हमारा अपादान। अपादान। ठीक है, तो इसका सही आंसर है अपादान तत्पुरुष समास। यहां तक बताइए, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा मनोयोग का संधि विच्छेद बताना है। मनोयोग, तो मनोयोग का सही संधि विच्छेद है हमारा मन है प्लस योग। मन है प्लस योग, यानी कि विसर्ग संधि है ये हमारी। ठीक, विसर्ग से पहले अगर आपको ए दिखाई दे, न में ए मिक्स है, और विसर्ग के बाद यह दिखाई दे, तो ये जो विसर्ग है ना वो तो हट जाते हैं। अब इन विसर्गों की जगह ओ की मात्रा चढ़ जाती है। तो मन है प्लस योग यानी कि मनोयोग, ये है हमारी विसर्ग संधि। जल्दी से लिखिए इसे। नेक्स्ट है हमारा अरविंद शब्द का पर्यायवाची बताना। क्या होता है अरविंद शब्द का पर्यायवाची? बताइए। कल्पवृक्ष, केवड़ा, कमल या गुलाब? तो अरविंद जो शब्द है उसका पर्यायवाची होता है कमल। कमल का एक और पर्यायवाची होता है जिसे अरविंद भी कहा जाता है। जलज, पंकज, ये तो आप सभी को पता है कहे जाते हैं, लेकिन अरविंद भी कहा जाता है। नेक्स्ट है पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला। जो हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी चला है, क्रमागत, अन्वयागत, परागत या तथागत? तो पीढ़ी दर पीढ़ी यानी कि क्रम के अनुसार ही तो चल रहा है। तो इसका सही आंसर है हमारा क्रमागत, यानी कि जो चीज क्रम के अनुसार चली आती है पीढ़ी दर पीढ़ी, वो कहलाती है हमारी क्रमागत। रात का पर्यायवाची है धाम, त्रियामा, अम्य, पयस। जल्दी से कोशिश कीजिए इसका आंसर देने की। चलिए, रात का पर्यायवाची बताना है हमें। तो रात का पर्यायवाची होता है त्रियामा। त्रियामा यानी कि ऐसा मान सकते हैं हम, सुबह, दोपहर, शाम, तीनों को मिलाकर रात बनती है त्रियामा, यानी कि 3 चीजों को मिलाकर रात बन रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है ग्रीवा का पर्यायवाची है। ग्रीवा तो आप सभी को पता है, पैर, कलाई, पृष्ठ, गर्दन। ग्रीवा को क्या कहा जाता है? गर्दन कहा जाता है। ग्रीवा हमारा तत्सम रूप है, लेकिन आजकल जो है हम गर्दन बोलते हैं, ग्रीवा नहीं बोलते हैं। तो ग्रीवा किसका पर्यायवाची है? गर्दन का। इति और इति, देखो इति और इति, इनके अर्थ बताने हमें। ऐसे शब्द एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं
कि कनक और कनक का अर्थ बताओ। दोनों देखने में सेम लगते हैं लेकिन अर्थ कैसे पहचाने। तो भाई इस वाले इति का आपको अर्थ तो सभी को पता, अगर इस वाले बड़ी ई वाले का नहीं पता तो छोटी ई वाले का तो अर्थ पता है कि इसका अर्थ होता है समाप्ति। तो अब इन सब में से पहला देख लो, समाप्ति कहाँ है, बी ऑप्शन में, यानी कि इस वाले का समाप्ति और इस वाले का विघ्न हमारा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें शुरू वाले का अर्थ पता होता है, बाद वाले का नहीं पता होता, या बाद का पता होता है, शुरू का नहीं पता होता, तो फिर वहां पे ऐसे देखना चाहिए। जैसे इस वाले का इति का है समाप्ति, तो बाद का आप अपने आप देख लो, बाद का हो जाएगा हमारा विघ्न। नेक्स्ट है हमारे गाड़ी और गाढ़ी शब्द युग्म के लिए सही अर्थ युग्म चुनिए, यानी कि ये वाली गाड़ी और गाढ़ी, इनमें बताना है कौन सा हमारा आंसर है। यान, गहरी, भाई एक बात बताओ, गाड़ी, गाड़ी यानी कि जिसे हम यान भी कहते हैं, और ये गाढ़ी का मतलब क्या होता है, गहरी जो होता है। इसका सही आंसर है हमारा ए, गहरी यान, गिरी यान, निकाली यान नहीं। बाकी के तीनों हमारे गलत है। सही आंसर है पहली वाली गाड़ी का मतलब होता है यान, और दूसरी वाली को बोलते हैं गाढ़ी। गाड़ी और गाढ़ी दोनों में डिफरेंस है देखो, ठीक है। तो पहली वाली यान और दूसरी वाली हमारी गहरी। बेकार आदमी व्यर्थ के काम, बेकार आदमी व्यर्थ के काम करता है, इसका हमें लोकोक्ति का अर्थ बताना है, यानी कि ये हमारा अर्थ दिया हुआ है, इसका हमें क्या बताना है, लोकोक्ति। तो अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, कहने से दो भी गधे पर नहीं चढ़ता, थाली बनिया क्या करे इस कोठी के धन उस कोठी में धरे, अंधे के हाथ बटेर लगना। जल्दी से इसका आंसर दो, बेकार आदमी व्यर्थ के काम करता है। चलिए भाई, बेकार आदमी व्यर्थ के काम करता है, यानी कि इसका सही आंसर है हमारा सी, थाली बनिया क्या करे इस कोठी के धन उस कोठी में धरे, यानी कि खाली बैठ के इंसान क्या कर रहा है, इधर का काम उधर पहुंचा रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है हमारा सी ऑप्शन। पर्वत की तलहटी को क्या कहा जाता है, पर्वत की तलहटी यानी कि पर्वत का जो तल है उसे क्या कहा जाता है। तो भाई द्रोण, बेसिन, घाटी या उपत्यका। तो पर्वत की तल, पर्वत का जो तल होता है उसे कहा जाता है उपत्यका। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग है, विद्वान का सही जो है वो है विदुषी, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगता है, यानी कि जो शब्द हमारे विपरीत होते हैं उनके बीच कौन सा वो लगता है विराम चिन्ह। जल्दी से बताइए, विपरीत शब्दों के बीच, विपरीत मतलब विलोम शब्द, और ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि विपरीत शब्दों के बीच हमारा कौन सा चिन्ह लगता है, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह तो आप सभी को पता है, ये वाला होता है जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं हाइफन मार्क, ठीक है। तो जो भी शब्द हमारे विपरीत होते हैं, जैसे कि दिन रात विपरीत है, तो इनके बीच हमारा योजक चिन्ह लग जाएगा, दिन रात। तो इनके दोनों हमारे विपरीत शब्द हैं, इनके बीच जो चिन्ह लगा है उसे हम कहते हैं योजक चिन्ह। जल्दी से बताइए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, किसी के द्वारा कहे गए कथन को मूल रूप से लिखने के लिए कौन सा विराम चिन्ह लगता है। कोई भी हम स्टेटमेंट लिखें, है ना, या कहें, तो उसके लिए कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। जैसे मैं बोल दूं गांधी जी ने कहा, तो उसके बाद हम क्या लगाते हैं, उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह क्या होता है हमारा, ये वाला, ठीक है। कोई भी हम स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसके लिए हमेशा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक। इन्वर्टेड कॉमा जिसे बोलते हैं। कोष्ठक ब्रैकेट होता है, आप सभी को पता है, ये वाला होता है। निर्देशक होता है निर्देश देना, इस तरीके का होता है। लाघव चिन्ह होता है जीरो की तरह। तो इसका सही आंसर है हमारा सी ऑप्शन। पानी पीकर जात पूछना, इसका अर्थ बताना है।
अनोखा काम करना, विपरीत काम करना, काम निकलने के बाद सोचना, आराम से विचार करना। जल्दी से आंसर दीजिए मुझे इसका। पानी पीकर जात पूछना, इसका अर्थ क्या है? काम निकलने के बाद हम सोच रहे हैं, ठीक है। जैसे ऐसा होता है ना भाई कि हमारा काम निकल गया, फिर उसके बाद सोच रहे हैं अरे ये हमने काम किससे करवा लिया, तो हमने क्या करा, पहले पानी पी ले, बाद में उसकी जात पूछ रहे हैं, ठीक है। चलिए, चंद टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पे दृढ़ श्री हरि चंद को टरे न सत्य विचार। इसमें बताना है कौन सा हमारा रस है। तो इसमें मैं आपको बता देती हूं, इसमें हमारा वीर रस। वीर रस कैसे है, देखो क्या कहा गया है इसमें कि भाई चंद टरे, चंद मतलब चांद, चांद भी ढल जाएगा, सूरज भी ढल जाएगा, टरे जगत व्यवहार, जगत का व्यवहार भी ढल जाएगा, लेकिन एक राजा हरिश्चंद्र ऐसे हैं जिनका कहा हुआ वचन जो है वो कभी नहीं टलता, यानी कि वो अपने सत्य वचन से कभी नहीं हिलते। आप सभी को पता है राजा हरिश्चंद्र को सत्यवादी कहा जाता है, ठीक है। तो राजा हरिश्चंद्र जो है वो अपने वचन से कभी नहीं हिलते, तो यानी कि इसमें आ जाएगा वीर रस। अब आप सोचोगे वीर रस कैसे आएगा, तो भाई एक बात बताओ, कोई भी व्यक्ति आपके सामने खड़े होकर बिल्कुल उत्साह में जोश के साथ कह रहा है कि भाई सूरज भी ढल जाएगा और चांद भी ढल जाएगा, और जो हम लोगों का व्यवहार है वो भी एक तरीके से बदल जाएगा, लेकिन राजा हरिश्चंद्र ऐसे हैं जिनका सत्य वचन कभी भी नहीं बदलता, तो आपके मन में क्या भावना आएगी? उत्साह की भावना कि यार हमें भी सच बोलना चाहिए। तो इसीलिए इसमें वीर रस है। वीर का मतलब होता है उत्साह पैदा होना, ठीक है। चलो, विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं? भाई आप लोग इंग्लिश में डिग्री भी पढ़ते हो, तो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री 3 होती हैं। ऐसी हमारी हिंदी में 3 होती हैं। 3 कौन कौन सी? मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ये हमारी 3 अवस्थाएं होती हैं विशेषण की, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो इसका सही आंसर है 3। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? सकर्मक क्रिया क्या होती है? जिसमें हमारा कर्म होता है। राम दौड़ा, मैं रुक गया, उसने कार बेच दी, खिलौना टूट गया। जल्दी से बताइए इसमें कौन सी क्रिया है? हम सकर्मक क्रिया का कौन सा एग्जाम्पल है? राम दौड़ा, मैं रुका। भाई एक बात बताओ, जब मैं रुका, मैं रुक रही हूं, क्रिया तो है लेकिन कर्म तो नहीं है ना, ठीक है, ये नहीं होने का। उसने कार बेच दी, ठीक है, तो इसमें हमारा क्या है? कर्म नहीं हुआ है, ठीक है, तो ये भी नहीं है। खिलौना टूट गया, टूटना भी कर्म नहीं है हमारा, क्रिया तो है लेकिन कर्म नहीं है। लेकिन राम दौड़ा, दौड़ना हमारी क्या है? क्रिया भी, और उसमें राम कर्म भी कर रहा है, तो इसका सही आंसर है ए। दिए गए विकल्पों में से कौन सा अतुल का समानार्थी शब्द नहीं है? अतुल, इसका मतलब होता है हमारा अतुल का समानार्थी नहीं बताना हमें, ठीक है। ये जो नहीं शब्द दिया ना, इस पे ज्यादा फोकस करना, क्योंकि एग्जाम में ये जो नहीं शब्द है यही आंखों से बच जाता है। तो अनुपम, अनल, अनोखा या अपूर्व। आप लोगों को पता है कि अनल जो शब्द है वो हमारा आग का होता है, पर्यायवाची। समानार्थी का अर्थ आप सभी को पता है पर्यायवाची होता है, तो अतुल का हमें पर्यायवाची नहीं है ये बताना है। तो अनल जो है वो आग का पर्यायवाची होता है। अतुल का अनुपम भी होता है, अनोखा भी होता है, अपूर्व भी होता है, ठीक है। चलो, अधोलिखित में कौन एक घर का पर्यायवाची है? यानी कि ये जो लिखे हुए हैं, नीचे लिखे हुए, इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो घर का पर्यायवाची है? अयन, चयन, मयन, धरन। तो इसका सही आंसर है अयन। अयन जो होता है वो घर का पर्यायवाची होता है। दूध शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? तो भाई एक बात बताओ, जातिवाचक में जाति के बारे में बताया जाता है, ठीक है। द्रव्यवाचक में क्या होता है? द्रव्य में लिक्विड, सॉलिड, गैस, ठोस, द्रव, गैस, तीनों चीजें आती हैं। बस जिनसे कोई दूसरी चीज बनाई जा सकती है वो आती है द्रव्यवाचक में। अब एक बात बताओ, दूध से कितनी सारी चीजें बनती हैं? दूध से दही बनती है, दूध से पनीर बनती है, दूध से मिठाई भी बनती है, बहुत सारी चीजें बनती है, तो ये आ जाएगा हमारा द्रव्यवाचक में,
ठीक है। भाव में क्या होगा कि जिन चीजों को हम ना देख सकते ना छू सकते, बस महसूस करते हैं, जैसे हवा, हवा ना देखी जाती ना छुई जाती, बस महसूस होती है। समूह में क्या है, ग्रुप के बारे में बताया जाता है। इनमें कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, विशेषण नहीं है। छोटा बड़ा, वह व्यक्ति छोटा है, विशेषण हो गया। मैं बोलूं वह व्यक्ति बड़ा है तो उसकी विशेषता है कि वो बड़ा है, विशेषण हो गया। हरा और नीला, मैं बोल दूं साड़ी हरी है तो साड़ी की विशेषता हरी है। साड़ी नीली है, साड़ी की विशेषता नीली है। 2 3, ये भी हमारा विशेषण है। 2 लोग, तो लोगों की क्या विशेषता है कि वो 2 हैं। 3 लोग, उनकी क्या विशेषता है कि वो 3 लोग हैं, ठीक है। अब आता है राम और लक्ष्मण, तो भाई ये हमारा विशेषण नहीं है। राम और लक्ष्मण क्या है, हमारी संज्ञा, क्योंकि किसी व्यक्ति का नाम बताया गया है कि यहाँ पे राम और लक्ष्मण है, यानी कि नाम बताया गया है, तो इसलिए हमारी संज्ञा है, विशेषण नहीं है। लिंग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य बताना हमें। मोटा सा आदमी आया है, आपकी चरित्र अच्छी है, लिंग की दृष्टि से बताना है। तुम्हारी जेब खाली है, उसकी कलम खो गई है। भाई एक बात बताओ, आपकी चरित्र अच्छी है, ये तो नहीं होता हमारा, क्या होता है, आपका चरित्र अच्छा है, ठीक है। आपका चरित्र अच्छा है, ठीक है। इसका सही आंसर है हमारा बी ऑप्शन, यानी कि गलत बताना है तो बी ऑप्शन हमारा गलत है। सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं। सार्थक मतलब मीनिंगफुल, यानी कि मीनिंगफुल खंड वाले शब्द। अब ये मीनिंगफुल शब्द क्या है, जैसे मैंने यहां लिख दिया विद्या प्लस आल्य। तो अब एक बात बताओ, विद्या का भी अर्थ है, आप लोगों को पता है विद्या का क्या अर्थ होता है। आल्य मतलब होता है घर, यानी कि विद्या का घर जिसे कहा जाता है उसे हम बोलते हैं विद्यालय। तो आपसे क्या पूछा है, सार्थक खंड। देखो इसका भी अर्थ है और इसका भी अर्थ है। सार्थक मतलब मीनिंगफुल, तो विद्या भी मीनिंगफुल है, आल्य भी मीनिंगफुल है, यानी कि इसका सही आंसर है हमारा यौगिक शब्द। तो यौगिक का अर्थ होता है जो 2 के मेल से बने होते हैं, जैसे विद्या प्लस आल्य। कभी कभी एग्जाम में ऐसे आ जाता है कि क्वेश्चन जो है वो घुमा फिरा के दे दिए जाते हैं, जैसे आप लोगों के सामने। भाई यहाँ पे डायरेक्ट भी तो पूछ सकता था कि जो 2 के मेल से बना हुआ शब्द क्या कहलाता है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट ना पूछ के इनडायरेक्ट पूछा है, क्या सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं। खंड मतलब समूह, ठीक है। तो सार्थक खंड वाले समूह क्या कहलाते हैं, तो विद्या हमारा सार्थक शब्द है, आल्य हमारा सार्थक शब्द है, इन दोनों का समूह हमारा यौगिक शब्द कहलाएगा। बढ़े आगे की ओर, चलिए। निम्न विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की सबसे अच्छी पहचान बताइए कि वाक्य में रखकर देख लो। चील उड़ रही है, स्त्रीलिंग। कुर्सी टूट गई, स्त्रीलिंग। पक्षी उड़ रहे हैं, पुल्लिंग, ठीक है। राशि, राशि तो है ही हमारा ऑलरेडी लड़की का नाम, ठीक है। तो ये तीनों क्या है, हमारे स्त्रीलिंग है। बचा हमारा पक्षी, ये है हमारा पुल्लिंग। दिए गए विकल्पों में से कौन सा पुल्लिंग है, इसमें भी हमें पुल्लिंग बताना है। छात्रा, छात्र हमारा स्त्रीलिंग है, छात्र हमारा पुल्लिंग है और छात्रा हमारा स्त्रीलिंग है। विदुषी स्त्रीलिंग है और विद्वान पुल्लिंग है। पड़ोस और शिष्या, भाई एक बात बताओ, शिष्य होता तो पुल्लिंग जाता, ठीक है, लेकिन शिष्या स्त्रीलिंग, तो इन्होंने पुल्लिंग पूछा है, तो पुल्लिंग है हमारा पड़ोस, ठीक। चलिए, माली और मालिन में कौन सा समास है। माली और मालिन संबंध स्थापित हो रहा है दोनों के बीच, जैसे माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी, ऐसी माली और मालिन, तो संबंध जो है वो द्वंद्व समास में स्थापित किया जाता है। वेदोक्त शब्द का संधि विच्छेद बताइए। वेदोक्त, तो वेदोक्त शब्द का वेद प्लस उक्त, बिल्कुल सही है हमारा भाई। वेदोक्त है वेद प्लस उक्त, तो हो जाएगा वेदोक्त, ठीक है। वेद का ए हो गया, ठीक, प्लस उक्त का ऊ हो गया। जब ए का मेल ऊ से होता है तो उसे हम बदल देते हैं ओ में। ए का मेल ऊ से हो तो ओ में बदल देते हैं। तो ये वेदोक्त पे जो ओ की मात्रा आई है वो इस वजह से आई है, यानी कि वेदोक्त में है हमारी गुण संधि। गुण संधि, यहां तक क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट।
निम्न में अल्प प्राण बताना है। तो भाई मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूं, अल्प मतलब होता है कम और प्राण मतलब होता है वायु, यानी कि जब हमारे मुंह से कम वायु बाहर निकलती है तो उसे अल्प प्राण कहा जाता है। ठीक है, का और गा। तो अल्प प्राण जो होते हैं ना, उनका वर्ग मैं आपको बता देती हूँ। उनका वर्ग होता है पहला, तीसरा और पांचवा। वर्ग कौन से हैं हमारे? जो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं उनके वर्ग। का पहले नंबर पे आता है, गा हमारे तीसरे नंबर पे आता है, बिल्कुल सही है। ए आ, जितने भी हमारे स्वर होते हैं, 11 स्वर है हिंदी में, सारे के सारे स्वर हमारे अल्प प्राण होते हैं, ये भी सही है हमारे। फा और भा, पा फा बा भा, यानी कि दूसरे और चौथे नंबर का, ये दोनों नहीं होने के। थ और च, च छ, च और छ, छा दूसरे नंबर का है और ये भी दूसरे नंबर का है, यानी कि ये भी नहीं होने का। तो इसका सही आंसर है ए और बी, दोनों ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही हैं। अल्प प्राण पूछे हैं तो पहला भी अल्प प्राण है और हमारा दूसरा भी अल्प प्राण है। चलिए, व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद बताना है। व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद, तो व्याकुल शब्द का आपको पता है वी प्लस आकुल, वी प्लस आकुल तो हो जाएगा व्याकुल। ठीक है, व्याकुल शब्द में हमारी यण संधि है। यण संधि, यण संधि कैसे है देख लेते हैं। देखो, वी का हो गया ई, छोटी ई, प्लस आकुल का हो गया आ। तो छोटी ई का मेल जब हमारा भिन्न स्वर यानी कि किसी दूसरे स्वर से हो जाए तो वो बदल जाता है य में। तो व्याकुल में ये जो य दिखाई दे रहा है ना, वो इसी वजह से आया है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द बताना है। तद्भव, तद्भव शब्द कौन से होते हैं? जो संस्कृत से परिवर्तित होके हिंदी में आते हैं। ठीक है भाई, संस्कृत के डिट्टो हिंदी में रख दिए जाएं तो वो तो तत्सम कहलाते हैं, लेकिन संस्कृत से परिवर्तन के बाद जब आए तो मर्म, बक, प्रलाप या मुंह। जल्दी से बताइए इसमें क्या होना चाहिए? मर्म। इसका सही आंसर क्या है? मर्म है। ठीक है, बक, बक तो होता है जैसे बोलना। ठीक है, तो हम लोग ये बक जो है वो हमारे देश की मतलब देश का वो है, शब्द है, ये कोई तत्सम और तद्भव नहीं है। ठीक, तो इसका सही आंसर है हमारा मर्म। समाज में आज भी सीता सावित्रियों का महत्व है। यहां हमें क्या बताना है कि ये जो क्रिया है, मतलब ये जो संज्ञा है, उसे दूसरी संज्ञा में बदलना है। इसका मतलब ये है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का भाववाचक के रूप में प्रयोग, ठीक है, नहीं है भाई। भाववाचक होता तो वो चीजें आती जिसे हम ना देख सकते ना छू सकते। हमने सीता को भी देखा और सावित्री को भी देखा है। ठीक है, भाववाचक का, भाववाचक वाले तो होने के ही नहीं है। अब आते हैं सी और डी, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक। समाज में आज भी सीता सावित्रियों का महत्व है, यानी कि सीता किसी का नाम है। ठीक, सीता किसी का नाम है और इसी नाम को यानी कि इसी व्यक्ति को हमने जाति में रखा है सावित्री। ठीक है, इसी व्यक्ति को हमने जाति में रखा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। सीता हमारी व्यक्ति है क्योंकि नाम दे रखा है और सावित्री हमारी जाति है, तो इसलिए ये जाति में बदल गया है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द हमारा सही है, शुद्ध बताना है। तो बच्चों देखो, शमशान में आधा शय बनता है। शमशान जो शब्द है उसमें आधा शय बनता है, ऐसे शमशान। ठीक, व्यस्क हमारा बिल्कुल सही है, ये हमारा श्राप नहीं शाप होता है, ऐसे। ठीक है, और इसे जो हम लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं पाशविक। आधा शय कभी नहीं बनता है, इसमें पूरा शय बनता है। तो इन तीनों की शुद्ध वर्तनी ये होती है। बच्चा हमारा बी, बी का आंसर बिल्कुल सही है, व्यस्क। व्यस्क जो है इसी तरीके से हमारा शुद्ध रूप लिखा जाता है व्यस्क का। चलो नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। हमें तत्सम शब्द को छांटना है। तत्सम शब्द भाई क्या होते हैं? जो शब्द हमारे संस्कृत में है वही डिट्टो हिंदी में रख दिए जाए वो तत्सम कहलाते हैं, यानी कि शुद्ध रूप।
तो भाई एला, गुलाब, बादल, घर। गुलाब, बादल, घर ये तीनों के तीनों हमारे तद्भव हैं, तद्भव। ठीक है, बचा क्या हमारा एला। एला का अर्थ होता है इलायची। एला को क्या कहा जाता है, इलायची। तो इसका सही आंसर है हमारा एला, यानी कि तत्सम शब्द क्या है हमारा इसमें, एला है। एला का अर्थ है इलायची। अभी जो मैंने छोटे छोटे अर्थ लिख रही हूं ना, इन्हें भी आप लोग अपनी नोटबुक में नोट करते चलिए। इन फ्यूचर ऐसा होता है कभी कभी कोई, ये बहुत सारे शब्द होते हैं हमारे तत्सम तद्भव, तो कहां तक याद करोगे। तो कुछ जो मेन शब्द हैं उन्हें आप लिखते चलो, या आपके लिए एग्जाम में काफी बेनिफिशियल साबित हो जाएंगे। ठीक है, यहां तक बताइए किसी को कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं आप लोगों से आपकी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।